नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सोमेश सोरेन को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश सोरेन। रामदास सोरेन के निधन से एक सीट खाली हुई है और 6 महीने के अंदर ही होगा घाटशिला में चुनाव। तो मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं सोमेश। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सोमेश सोरेन को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश सोरेन और रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट, विधानसभा सीट खाली हुई है, जिस पर बहुत जल्द उपचुनाव होगा। 6 महीने के अंदर ही होगा घाटशिला में चुनाव। तो मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं सोमेश। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश, जिन्हें बहुत जल्द कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो रामदास सोरेन का निधन हुआ और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, रामदास सोरेन की जगह अब सोमेश सोरेन को जगह मिलेगी, क्या कुछ जानकारी है? हो चुका है, क्योंकि आपने देखा कि जगन्नाथ महतो तत्कालीन शिक्षा मंत्री के निधन के बाद जो कैबिनेट में रिक्त पड़े स्थान को उनकी पत्नी को कैबिनेट में जगह दी गई थी, बतौर उन्हें उत्पाद मंत्री बनाया गया था। इससे पहले की अगर हम बात करें, बैक में जाएं, तो हाजी हुसैन के निधन के बाद उनके पुत्र को भी कैबिनेट में जगह दी गई थी। मधुपुर विधानसभा से उपचुनाव भी हुआ था और डुमरी विधानसभा से उपचुनाव हुआ था। अब चूंकि इनका निधन, जो निवर्तमान शिक्षा मंत्री रहे और घाटशिला के विधायक रहे रामदास सोरेन का निधन हुआ है, तो निश्चित तौर पर उनका 3 पुत्र हैं। तो सोमेश सोरेन उनके बड़े पुत्र हैं और काफी सक्रिय रहे हैं। उनके साथ शुरुआती दौर से ही राजनीति में सक्रिय थे और जहां भी जाते थे अपने पिता के साथ जाते थे। खास करके घाटशिला में वे काफी सक्रिय थे और लोकप्रिय रहे और इनका विचार भी अपने पिता की तरह ही सरल स्वभाव का है। इसको लेकर के क्योंकि आपने देखा कि हेमंत सोरेन यानी दोनों कार्यकाल में जगह दिया कैबिनेट में निधन होने के बाद 2-2 मंत्रियों को, इसलिए ये कयास निश्चित तौर पर लगाए जा रहे हैं कि उनके पुत्र को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। 6 महीना के अंदर चुनाव होना है, तो घाटशिला में 6 माह के अंदर चुनाव होना है। लेकिन इससे क्या है कि अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो कहीं न कहीं इनका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि मंत्री के तौर पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि सियासी गलियारे में ये जरूर बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र का कोल्हान क्षेत्र को खाली स्थान भरने के लिए चंपई सोरेन वहां पर थे, तो चंपई सोरेन क्योंकि पार्टी छोड़ दी, उसके बाद रामदास सोरेन को उनको जगह दी गई थी कैबिनेट में। उसके बाद क्योंकि अचानक निधन होने के बाद अब सीट खाली भी पड़ गई, उपचुनाव भी होना है, तो उनके पुत्र का जगह मिलने निरंजन, तो ये समझा जाए कि बिल्कुल ये समझा जाए कि सोमेश उपचुनाव में चुनाव लड़ने के बाद पहले मंत्री बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके घर जा रहे हैं, क्योंकि कल ही वो नेमरा से लौटे हैं मुख्यमंत्री का परिवार, क्योंकि 15 दिनों से वहीं थे वो। तो आज जमशेदपुर भी जाने की संभावना बन रही है। उनके परिवार से मिलेंगे, उनके पुत्र से मिलेंगे और ये जल्द ही इसको दूर भी किया जाएगा, क्योंकि खाली हो गई है। और आपने देखा कि उनके पास बिल्कुल निरंजन, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि ये बेहद ही अहम जानकारी है कि अब सोमेश सोरेन जल्द ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड कांग्रेस के नेता भी जोर लगा रहे हैं। आज नवादा में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी और इसके साथ ही सोनाराम सिंह को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता रांची और अलग अलग जिलों नवादा पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजेश ठाकुर को सिवान और विधायक अनूप सिंह को आरा जिले में वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। यही कारण है कि झारखंड कांग्रेस के नेता यात्रा को सफल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए, रांची से आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे कि अलग अलग जो कांग्रेस के अलग अलग जिले के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार का ही चुनाव नहीं है, अब झारखंड के भी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो भी अब बिहार पहुंचेंगे और इस यात्रा में शामिल होंगे। नवादा की ओर प्रस्थान करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वोटर के अधिकार की यात्रा शुरू की है, उसको पूरी ताकत झारखंड कांग्रेस देने जा रही है। बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग बिल्कुल व्याकुल हैं कि हमारा वोट का अधिकार नहीं छीना जाए। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में तमाम दलों के लोग
आगे आगे चल रहे हैं। और देखिए, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर झारखंड में भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए ये कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा पर निकले हैं, जबकि जेएमएम का ये कहना है कि यात्रा की सफलता से केंद्र सरकार हिल गई है। राहुल गांधी का वोट चोरी अधिकार यात्रा निकाल रहा है कि कैसे वोट का चोरी करें, इसकी छूट होनी चाहिए। रही अधिकार के लिए वो इस सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जेएमएम इंडिया गठबंधन का घटक दल है। बिहार में जो कुछ 2-4 दिनों से देखने को मिल रहा है, जो जनसैलाब, जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस आरजेडी मुख्य रूप से शामिल है उसमें गद्दी हिल गई है, दिल्ली तक की गद्दी हिल गई है। वोट चोरी का आरोप जनता ने सर आंखों पर लिया है। पिता शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा से रांची लौट गए हैं और सीएम सोमवार को नेमरा से परिवार सहित रांची लौटे आए हैं। तो जेएमएम का यह कहना है कि अब राज्य के विकास कार्यों में तेजी आएगी। देखिए, अब सीएम हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो वो रांची वापस लौट गए हैं। वो पुत्र धर्म के साथ राज्य धर्म भी निभा रहे हैं और अपने पिता के श्राद्ध क्रम को करने के बाद वो अब वापस रांची लौट आए हैं अपने परिवार के साथ। और अब आने वाले वक्त में और भी कैसे झारखंड को आगे बढ़ाना है, झारखंड की प्रगति कैसे करनी है, क्या क्या काम करने हैं, इस पर भी अब सीएम काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया था पुत्र धर्म के साथ साथ राज धर्म के निर्वहन का। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री उस घड़ी में भी, उस वक्त में भी जब वो अंतिम क्रियाक्रम में व्यस्त थे, कर्मकांड में व्यस्त थे, उस समय भी फाइलों का निपटारा किया करते थे। लेकिन हाँ, कुछ गति पकड़ेगी निश्चित रूप से, जो और बहुत कुछ करना है। कई एक लंबित योजनाएं हैं और भी कई एक परिकल्पनाएं जो साकार होनी है, उन पर काम तेजी से चलेगा। देखिए, एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों से परिचय कराया और उसके बाद सभी ने सीपी राधाकृष्णन को इसके लिए बधाई भी दी। आपको बता दें कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तो देखिए तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और सभी ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया है। और सीपी राधाकृष्णन की बात कर लें तो वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां गुलदस्ता देकर के हर कोई उनका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी सांसदों से उनका परिचय कराया और उसके बाद सभी ने उनका स्वागत किया है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक और बैठक के बाद सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। चलिए, झारखंड की खबरों का रुख करेंगे तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। तो हेमंत सरकार पर एक बार फिर से चंपाई सोरेन ने निशाना साधा। उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो सूर्य हांसदा एनकाउंटर को लेकर के चंपाई सोरेन ने ये बड़ा सवाल उठाया है। लॉ एंड ऑर्डर पर जमकर बरसे हैं चंपाई सोरेन। उन्होंने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया और कानून व्यवस्था को चौपट बता दिया है। तो अपराधियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ऐसा चंपाई सोरेन का कहना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वारदात हो रही है झारखंड में, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। समय हो गया झारखंड की सभी लोग को जगने का समय हो गया। देखो, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर में किसी का नियंत्रण में नहीं है, जो मन वो कर देता है। हाल ही में सूर्या हांसदा का इनकाउंटर करना, ये भी कोई सिस्टम या फेल हो चुका है ये राज्य का।
खबर बड़कागांव से है, जहां बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने ऋत्विक कोयला उत्खनन कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंबा प्रसाद का यह आरोप है कि आंध्र प्रदेश की कंपनी यहां अवैध खनन कर रही है और आवाज उठाने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। साथ ही राजनीतिक करियर खराब करने की भी धमकी देने का उन्होंने आरोप लगाया है। प्रशासन और माफियाओं के गठजोड़ का भी आरोप लगाया गया है। यह भी कहा है कि प्रशासन मुख्यमंत्री के आंखों में धूल झोंक रहा है। कंपनी के खिलाफ अंबा प्रसाद ने केरेजारी थाने में आवेदन भी दिया है। वहीं ऋत्विक कंपनी ने पूर्व विधायक के सारे आरोप को बेबुनियाद बताया। कंपनी का यह कहना है कि निजी लाभ और गैर कानूनी ढंग से मुआवजा पाने के लिए सभी आरोप लगाए जा रहे हैं। मार रे! कि इस तरह के इलीगल माइनिंग करने वाले कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक है सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इलीगल माइनिंग अवैध खनन के खिलाफ मैं आवाज़ उठाई तो मुझे वो फ़ोन करके उनके भाई धमकी दिए। महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे। कि क्या हज़ारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? सर, कंपनी का स्टैंड क्लियर है कि हम किसी भी तरह के अनुचित डिमांड जो भी पूर्व मंत्री के द्वारा किया जा रहा है वो नहीं मानने जा रहे हैं, और जो वैलिड डिमांड है वो ऑलरेडी एनटीपीसी ने पूरा कर दिया है। एक सही तरीके से जो कि गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से पेमेंट ट्रिब्यूनल में करके प्रॉपर नोटिस देके और उसको डिमोलिश किया गया विद मजिस्ट्रेट ऑर्डर। देखिए सर, ये आरोप एक तरह से पूरी तरह से बेबुनियाद है। एक ट्रिम्ड किया हुआ वीडियो है, क्योंकि ये तो मैडम से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो ऑलरेडी मालिक से हमारे मिल के आए हैं। 13 तारीख को गए थे और 14 तारीख को उन लोगों की मीटिंग थी मिलोफा रेस्टोरेंट में। क्या बात हुई, ये मालिक और उनके बीच की बातचीत है। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सरासर बिना मतलब का और बिना सिर पैर का आरोप है। मैं और मेरी पूरी कंपनी इसको खारिज करते हैं। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है साहिबगंज से, जहां आज सुबह 8 बजे ईडी की टीम ने बंगाली टोला में कबाड़ी कारोबारी संतोष दास उर्फ बबलू दास की आवाज पर और दुकान पर छापेमारी शुरू की। ईडी के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। किसी मामले में छापेमारी हो रही है, अभी इसकी देखिए जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तो साहिबगंज से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आज सुबह 8 बजे ईडी की टीम ने बंगाली टोला में कबाड़ी कारोबारी संतोष दास उर्फ बबलू दास की आवाज पर छापेमारी की। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस वजह से छापेमारी की जा रही है? जी देखिए, अभी तक बता दें कि आपको पहले सुबह 8 बजे के करीब जो है गोवा से और झारखंड की जो ज्वाइंट टीम है ईडी की, वो यहाँ पहुंची है साहिबगंज। और जो संतोष दास उर्फ बबलू जो कबाड़ी व्यवसायी हैं, उनके घर पे जो है रेड कर रही है। और उनके जो दुकान है, जो वो होलसेल करते हैं, उनके दुकान पर भी जो है प्रतिष्ठान पे भी जो है सुबह से रेड कर रही है। वहीं कई कागजात जो है वो खंगाल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कई बड़े ट्रांजैक्शन जो है इनके अकाउंट से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई की जा रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी से हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सुबह से ही जो है यहाँ ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिली। जी ठीक है पवन, आप नजर बना के रखिए, देखना होगा क्या कुछ सबूत बरामद होते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पवन। और देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां चुंगलाखार गांव में उमेश चंद्र पांडे की हत्या का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। हत्या के 1 महीने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने धरना दिया, साथ ही पैदल मार्च किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गांव वालों ने यह बताया है कि हत्या के 1 महीने बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मात्र 500 मीटर की दूरी पर उनका बॉडी फेंका हुआ है। सडनली हम लोग गए और जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि मृत अवस्था में है। और मृत अवस्था के बाद जो है सो हिरोडी पुलिस को हम लोगों ने संज्ञान दिया। बजाबते पुलिस गई और ये बात कही कि इसकी जांच जो है सो हम सुबह करेंगे। लिखित अभियुक्त होने के बावजूद भी
नेम्ड एफआईआर होने के बाद भी बार बार पुलिस कह रही है कि भाई वो एक्सीडेंट का घटना है। और गिरिडीह में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। चौताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में सोमवार को प्रसव के बाद इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा और इसके साथ ही पंचंबा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप यह है कि इलाज में लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई। ये तो क्या चेक करती है समझ में नहीं आता। 12 तारीख को भर्ती करिए, 12 तारीख को। तो फिर कब डिस्चार्ज कब हुआ? डिस्चार्ज 13 को नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। उसके बाद फिर कब भर्ती की? वो आज आए थे दिखाने के लिए। तो ये मैडम दवा लिख दी थी और घर लेके जाते हैं, तब तक अचानक मरीज का रजिस्ट्रेशन 10 बजे हुआ था। मरीज को डॉक्टर के द्वारा देखा गया था 11 बजे के करीब, और उसी टाइम में मरीज को जांच के लिए लिखा गया था। और जांच कराने के पुर्जा कटाने के क्रम में मरीज का बैठा हुआ था, उसी में कोलैप्स कर गया। और खबर अब चाईबासा से है, जहां बंदगांव प्रखंड के नकटी गांव के लोगों ने वन विभाग की कर्मियों को घेर लिया। गांव वालों का यह आरोप है कि जंगल से लकड़ी लाने पर वन विभाग के कर्मचारी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लकड़ी कुल्हाड़ी छीन लेते हैं और जेल भेजने की धमकी भी देते हैं। नकटी पंचायत के मुखिया और पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मजदूर तो नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से हम लोग को लकड़ी चलाना पड़ रहा है, और लकड़ी चला के हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि साइकिल भी ले जा रहे, टांगे भी ले जा रहे और लकड़ी भी लेके जा रहे हैं। जैसे इन लोग को जो अपना लकड़ी लेके आता है ना, तो इन लोग को यही समझा दिया गया कि आप लोग एक साथ कभी भी तो लकड़ी लेके मत आइए। हम यही संदेश देना चाहेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप जंगल जाइए, जंगल सबों के लिए है, सूखा लकड़ी लाइए, जंगल के कच्ची लकड़ी को क्षति ना पहुंचाए। इसी बीच खबर बोकारो से है, जहां बेरमो अनुमंडल पुलिस ने नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 153 किलो गांजा और अवैध विदेशी शराब की 164 बोतल को भी बरामद किया। साथ ही आपको बता दें कि जारीडीह थाना क्षेत्र के कुमरारडीह से 2 गांजा तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 53 kg जो है लार्ज कमर्शियल क्वांटिटी में आता है, और सब्सिक्वेंटली जो है अलग अलग एफआईआर इसमें जो है जैसे जैसे बरामदगी हुई है उस तरह से एफआईआर भी हुई हैं, और हमें उम्मीद है कि इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है सज़ा भी हम दिलाने में सफल रहेंगे। इसी बीच चाईबासा से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी हुई है। अवैध महुआ शराब भट्टी ध्वस्त किया गया है, 1500 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया और मौका पाकर के शराब कारोबारी फरार हो गए। तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां बता दें आपको कि पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई है, 1500 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। और अब खबर एक ऐसे गांव की, जहां ना बिजली है, ना पानी के पीने का पानी है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ना सड़क है, ना गांव वालों को किसी तरह की कोई सुविधा मिलती है। यहां गांव है सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड का बुरु होजर कराजरा जितिया टोली। गांव वालों का ये कहना है कि जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो खाट पर लाद करके कई किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ता है। बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, और इन समस्याओं के लिए गांव वालों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की है, लेकिन किसी ने अब तक उनकी नहीं सुनी। समस्या है, देख रहे हैं डिलीवरी आदमी आता औरत सबको भी ले जाने में दिक्कत होता है, और आम जनता को भी आने जाने में दिक्कत होता है, और पानी वानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सभी का समस्या है। बड़ा समस्या तो हो गया कि हाथी उथी भी आता है और बिजली भी नहीं है। हमार आज़ादी साल 80 साल हो गया, खल भी नहीं बोई ना कुछ भी, रोज ना बिजली कुछ नहीं आए। हल शिबू सोरेन मृत्यु है के बाद 1 सप्ताह के बाद रोड बन गया, खल हमार काले नहीं बनते, हमरो तो बने के चाहिए। हमार इतना दिन हो जाते हल तो बने के चाहिए, बिजली रोड सब देख चाहिए। हमारे गांव में सभी चीज़ का समस्या है, बिजली भी नहीं है, पानी का भी असुविधा है, कुआं से लाके हम लोग पीते हैं, और रोड का भी समस्या है। कुछ बड़ बीमार हो जाने से पैदल चलना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है, बनी रहिए न्यूज़ 18 के साथ।